नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जमीन की कई तरह की लूट हमने आपको दिखाई है। आज एक नया मामला आपको हम दिखाते हैं। कैसर, यानी अंग्रेजी में इसे समझें तो इसका मतलब होता है एम्परर, या फिर यूं कहें आसान भाषा में राजा। और कैसर हिंद यानी हिंदुस्तान का राजा, राजा की जमीन, कैसर हिंद जमीन, सर्वोपरि शक्ति की जमीन, यानी भारत सरकार की जमीन, जिसे न बेचा जा सकता है न खरीदा जा सकता है। लेकिन गुरु ये झारखंड है, यहां तो कैसर हिंद जमीन भी बिक जाती है, वो भी एकदम ठीक मुख्यमंत्री आवास के सामने की जमीन, रांची के सबसे पॉश इलाके की जमीन, कांके रोड की जमीन बड़ी आसानी से बिक जाती है जमीन। और उससे भी बड़ी बात कि इस जमीन का एक और दावेदार भी है जो कि खुद को आदिवासी बताता है। इसी जमीन पर एक छोटी सी चाट पकौड़ी की दुकान भी चलाता है। आप देखिए कैसर हिंद इस जमीन का खेल इस रिपोर्ट में। राजधानी रांची के दिल में, मुख्यमंत्री आवास के ठीक सामने, पुलिस लाइन के बिल्कुल पास, उत्पाद भवन के नजदीक, कांके रोड से सटी हुई एक जमीन है जो बिक गई। कागज के आधार पर जमीन कैसर हिंद है, यानी ये जमीन भारत सरकार की है। इसे न कोई बेच सकता है न कोई खरीद सकता है। तो फिर जमीन की रजिस्ट्री कैसे हुई? अब सुनिए इस जमीन की रजिस्ट्री करने वाले सब रजिस्ट्रार। वो जमीन की रजिस्ट्री जो हुई है, जो इस डॉक्यूमेंट को देखने के बाद ही बताया जाएगा। जहाँ तक कि कैसर हिंद जमीन का सवाल है, तो कैसर हिंद जमीन की सूची निबंधन कार्यालय में संसूचित नहीं है। सरकार का कैसर हिंद जमीन को लेकर कोई डायरेक्शन? अभी हम लोग का डायरेक्शन 2016-17 में आया है प्रतिबंधित सूची की भूमि के संबंध में, जिसमें कि निबंधन पदाधिकारी को प्रतिबंधित भूमि की सूची संसूचित जो कराई गई है, उस जमीन की रजिस्ट्री को लोक नीति के विरुद्ध घोषित किया गया है। जब से वो जमीन की सूची हम लोग को प्राप्त हुई है, उसके बाद से उस सूची में जो भी जमीन दर्ज रहते हैं, उसका रजिस्ट्री निबंधन पदाधिकारी के द्वारा नहीं किया जाता। क्या कैसर हिंद की जमीन भी इस सूची में शामिल है जो 2016-17 में आया है? कैसर हिंद की जमीन होनी चाहिए, देखा जा सकता है, देखने के बाद बताएं। या तो सब रजिस्ट्रार साहब बहुत भोले हैं, या फिर सब रजिस्ट्रार साहब भोले बन रहे हैं। लेकिन सवाल अब भी वही है कि इस जमीन की रजिस्ट्री आखिर हुई कैसे? अब इस जमीन को खरीदने वाले को भी सुन लीजिए। खरीदते वक्त तो उन्हें पता ही नहीं था कि यह जमीन कैसर हिंद है। चूंकि बेचने वाले की इच्छा थी और हम लोगों को अपने लिए थोड़ी जगह चाहिए थी, इसलिए हम लोगों ने उसको क्रय किया। और ये ज़मीन बिल्कुल साफ सुथरी लगी कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और राय भी ली गई तो सभी लोगों ने कहा कि लेने लायक है। क्या उस समय आपको यह जानकारी नहीं थी कि ये जमीन कैसर हिंद की जमीन है? जहाँ तक मेरी जानकारी है कि कैसर हिंद मैंने शब्द ही नहीं सुना, ना कैसर हिंद का कोई मतलब मैं समझता हूँ, और न रजिस्ट्री ऑफिस में इस तरह की कोई बात उठी। जब 5 कट्ठा का मोटेशन कराने के लिए हम गए तो उस समय ये बात उठी कि ये जमीन कैसर हिंद है, लेकिन उसके पूर्व मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, और अभी भी इसके बारे में बहुत पुख्ता जानकारी मेरे पास नहीं है। इस जमीन पर एक और खेल भी है। इस जमीन से जुड़ा एक और नाम है गुलाम सरवर। गुलाम सरवर अफगानिस्तान का रहने वाला है। गुलाम सरवर का पासपोर्ट नंबर है 216/18172। गुलाम सरवर का वीजा नंबर है 1642। आप स्क्रीन पर जो कागजात देख रहे हैं वो एक म्यूटेशन आवेदन रद्द किए जाने का है।
अब म्यूटेशन के रिजेक्ट किए जाने के इस कारण को भी देखिए। म्यूटेशन रिजेक्ट इसलिए किया गया क्योंकि गुलाम सरवर अफगानिस्तान का निवासी है और इस बात की तस्दीक फिलहाल उस जमीन पर एक छोटी सी चाय पकौड़ी की दुकान लगाने वाला शख्स इंद्रदेव मुंडा भी करता है। ये शख्स जमीन को अपनी जमीन बताता है और कागजात भी दिखाता है। अफगानी है ये इंडिया में कैसे रह रहा है ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन इनको अभी तक तो प्रशासन को पकड़ लेनी चाहिए थी और इनका काम ही फर्जी है। आप कह रहे हैं कि ये अफगानी है, इस आपके कहने के पीछे कोई तर्क या कोई सबूत है? हाँ, वो तो पेपर हमने दे दिया है कि वो खुद मजिस्ट्रेट का आदेश है, उस पे जजमेंट है। तो आखिर ये जमीन है किसकी? कागज के हिसाब से तो ये जमीन कैसरे हिंद है। तो आखिर एक कैसरे हिंद जमीन कैसे बेच दी गई? जमीन बिकने तक तो ठीक है, पर रजिस्ट्री कैसे हुई? रजिस्ट्रार साहब ने रजिस्ट्री से पहले चेक नहीं किया। इस जमीन के फर्जीवाड़े का जिम्मेदार है कौन? क्या इस मामले की जांच नहीं होनी चाहिए? बात है कैसरे हिंद जमीन, यानी वो जमीन जो केंद्र सरकार की है, वो जमीन जो केंद्र सरकार की है और जिसे न खरीदा जा सकता है न बेचा जा सकता है। लेकिन ये झारखंड है, झारखंड, यहां क्या नहीं होता। यहां तो बाकायदा कैसरे हिंद जमीन को बाकायदा बेच दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या रजिस्ट्रार साहब ने इस जमीन के कागजात नहीं देखे? आखिर इस जमीन की रजिस्ट्री की कैसे? हालांकि रजिस्ट्रार साहब कह रहे हैं कि संभव है कि वो जो प्रतिबंधित जमीन है जिस पर की रजिस्ट्री नहीं हो सकती, उस जमीन में कैसरे हिंद का नाम हो सकता है। वो इसकी जानकारी का अभाव बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं देखूंगा, देख करके ही बताऊंगा। तो हुजूर, इसका मतलब कि आपने बिना देखे ही जमीन की रजिस्ट्री कर दी? कमाल की बात है, बहुत अजीब सी बात है। कैसर ए हिंद जमीन, कैसर ये एक लैटिन वर्ड है। कैस से बना कैसर, यानी कि एम्परर, राजा की जमीन। अंग्रेजों के समय में ये जमीन उनकी जमीन हुआ करती थी। जो सर्वोपरि शक्ति थी वो खुद को राजा कहते थे, वो खुद को कैसर कहते थे। और कैसर ए हिंद यानी भारत के राजा की ये जमीन थी। तो कैसर ए हिंद जमीन क्या होती है, ये समझना बहुत जरूरी है। ये समझने के लिए हम एक वरिष्ठ अधिवक्ता के पास पहुंचे। हमने उनसे पूछा कि आखिर ये कैसर ए हिंद जमीन होती क्या है, इसका तकनीकी पहलू क्या कहते हैं, हम ये समझना चाहते थे। और जो जवाब मिला है आप खुद सुनिए उन वरिष्ठ अधिवक्ता के मुंह से कि कैसर ए हिंद जमीन होती क्या है, क्या इसे खरीदना, बेचना, इसकी रजिस्ट्री, क्या ये सब संभव है? सुनिए। की परिभाषा ये है कि इसको पहले जान ली एम्परर ऑफ इंडिया। ये एम्परर ऑफ इंडिया का ज़मीन जो कि पब्लिक पर्पस में रहता था। और कैसरे का मतलब हुआ कि जो कैसरे जो बने जो हिंद के सबसे ऊंचे ओहदे में है, हिंदुस्तान के मतलब हिंद से हिंदुस्तान में जो सबसे ऊंचे ओहदे में है, उनकी ज़मीन हुई कैसरे हिंद। ये कैसरे हिंद की ज़मीन है, हिंदुस्तान के ये सबसे सुप्रीम पावर की ज़मीन है। और इसीलिए इसको अंग्रेजी इंग्लिश में एम्परर ऑफ इंडिया का डेजिग्नेशन दिया गया है। इसको उपाधि दिया गया है, वो एम्परर ऑफ इंडिया का दिया गया है। ये सिर्फ पब्लिक पर्पस में यूज होता है, जैसे कि रेलवे ट्रैक बिछाना हो और गवर्नमेंट का कुछ ऑफिसेज बनाना हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसेज बनाना हो, और आपका वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी हो पब्लिक पर्पस में, हॉस्पिटल हो अगर उसका, उनका ITO इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिस हो, और CIT हो, सेंट्रल बहुत सा बोर्ड वगैरह बनता है, बहुत सा सेंट्रल गवर्नमेंट का बोर्ड होता है, वो बोर्ड का लिए हो, ये जितना ज़मीनें होगी ये सब कैसर हिंद का ज़मीन होगा, एम्परर ऑफ इंडिया का ज़मीन होगा। एक्वायर होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्वायर कराती है, और वो सब NH का जो ज़मीन है वो कैसर हिंद की ज़मीन है, कैसर हिंद की ज़मीन है।
उसकी ना खरीद हो सकती है ना बिक्री हो सकती है। जब भी यूज़ होगा या तो ट्रैक और बढ़ाने के लिए होगा या किसी पब्लिक पर्पस में होगा, बिक्री नहीं हो सकती है या वापस भी नहीं हो सकती है उसको किसी जिससे एक्वायर किया गया। और सहयोगी आकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा रुख कर रहे हैं हम आकाश का। आकाश, बड़ी अजीब सी बात है, रांची का सबसे पॉश इलाका, मुख्यमंत्री आवास की ठीक सामने, ठीक उसके पीछे पुलिस लाइन है, ठीक इसके बगल में उत्पाद भवन है, यानी इससे बढ़िया लोकेशन तो रांची में कहीं हो ही नहीं सकती। जमीन कैसरे हिंद ऐसे कागजात कहते हैं, लेकिन ये जमीन बेच दी जाती है। खरीदने वाला वो कह रहा है कि भाई मुझे तो ऐसी कोई जानकारी मिली नहीं, अगर ऐसा होता तो रजिस्ट्रार को कम से कम बताना चाहिए था। रजिस्ट्री कैसे हो जाती, उसका सवाल वाजिब है कि भाई मैंने रजिस्ट्री कराई, अगर रजिस्ट्री हो गई, अगर रजिस्ट्री रुक जाती तो मैं मानता कि हाँ भाई जमीन में कोई दिक्कत है। लेकिन सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि सब रजिस्ट्रार कह रहे हैं कि भाई मैं देख के बताऊंगा कि जमीन कैसरे हिंद है कि नहीं है। तो रजिस्ट्री करने से पहले सब रजिस्ट्रार ने क्या देखा है? बड़ा हास्यास्पद सी ये बात लगती है। आकाश, जी हाँ, देखिए, निश्चित तौर पर सब रजिस्ट्रार महोदय को देखना चाहिए था या सुनिश्चित करना चाहिए था कि जमीन की अगर नेचर क्या है। यदि केसरे हिंद जमीन है तो स्पष्ट प्रावधान है कि केसरे हिंद जमीन की खरीद फरोख्त किसी भी कीमत पर नहीं की जा सकती है। इसके बावजूद रजिस्ट्रार ने या तो बगैर देखे ही रजिस्ट्री कर दिया या फिर उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया तो ये बहुत ही एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। यदि बिना देखे किया तो भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी ड्यूटी प्रॉपर तरीके से नहीं निभाई, क्योंकि भले ही कैसरे हिंद जैसा कि सब रजिस्ट्रार कह रहे हैं कि सूची 2015 में उन लोगों के पास नहीं हुआ करती थी, इस वजह से उन्हें नहीं जानकारी मिली, लेकिन विलेज मैप हुआ करते थे। विलेज मैप को देखने के बाद वो स्पष्ट हो जाता है कि जमीन का नेचर क्या है, क्योंकि विलेज मैप में जमीन का नेचर मेंशन रहता है। इसके अलावा खतियान प्रस्तुत किया जाता है, खतियान में भी जमीन का नेचर दिया हुआ रहता है कि फला जमीन का क्या नेचर है। और केसरे हिंद जमीन, जैसा कि आपने खुद भी बताया, ये एक्चुअली अंग्रेजी के KAISER शब्द से आया है, जिसे लैटिन अमेरिकी भाषा में काइजर प्रोनाउंस करते हैं, और काइजर का अर्थ होता है एम्पेरर, और वहीं से इसका हिंदी वर्जन हो कराया केसर, तो कैसर हिंद। तो ये जमीन किसी भी कीमत पर खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती है। और जहां तक जानकारी मिल रही है कि इस जमीन की खरीद फरोख्त में अधिकारियों ने जानबूझ करके कुछ खेल किया ताकि यह जमीन बिक जाए। इसकी एवज में उन्हें मोटा नजराना भी चढ़ाया गया होगा, ऐसा भी कहा जा सकता है। ऐसा लोगों ने आरोप लगाया है। चूंकि हमारे पास कोई इस बात के प्रमाण नहीं है, इसलिए हम सीधे सीधे आरोप नहीं लगा रहे हैं। लेकिन जहां तक सब रजिस्ट्रार की भूमिका का सवाल है तो वह निश्चित तौर पर संदेह के घेरे में है, और सब रजिस्ट्रार अपनी ड्यूटी से, अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते, बच नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह जमीन कांके रोड की ठीक मुख्यमंत्री आवास के सामने की जमीन है, जिस पर सभी की नजर रहती है। इसके ठीक पीछे उत्पाद भवन बना हुआ है। उत्पाद भवन का निर्माण भी उसी अवधि के दौरान शुरू हुआ। उस समय भी केसरे हिंद जमीन को वहां पर चिन्हित किया गया होगा निश्चित तौर पर, और तभी जाकर के उसका नक्शा इत्यादि पास हुआ होगा। उसके ठीक पीछे पुलिस लाइन है, उसके बगल में भी बहुत सारी अट्टालिकाएं हैं, कांके रोड की बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं खड़ी हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो यह एक बेशकीमती जमीन है, और इससे महंगी जमीन रांची में शायद कहीं भी नहीं मिल सकती, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास के ठीक सामने गोंदा पुलिस स्टेशन के बगल में, पुलिस लाइन के फ्रंट में, उत्पाद भवन के बगल में स्थित यह जमीन है। बेहद सुरक्षित और बेहद पॉश इलाका है, जहां 24 घंटे हाई सिक्योरिटी रहती है। ऐसे में इस जमीन को बगैर देखे, इतनी बेशकीमती जमीन को बगैर देखे, सुनने, जांच किए, परखे अगर कोई रजिस्ट्री कर देता है तो उसके इंटेंशन पर तो सवाल उठेंगे, जो इस मामले में भी उठते हुए नजर आ रहे हैं। अभिषेक, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है आकाश, जो एक सवाल है, इस जमीन को बेचने वाला है गुलाम सरवर, उसका वीजा नंबर भी हम दिखा रहे हैं, उसका पासपोर्ट नंबर भी हम दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये शख्स अफगानिस्तान का है, ये भारत में रह रहा है, और भारत में रह करके बाकायदा एक म्यूटेशन की पर्ची भी हम दिखा रहे हैं, जिसमें इसका म्यूटेशन इसी एवज में खारिज किया गया है कि भाई आप तो अफगानिस्तान के हैं, ये जमीन आपकी हो कैसे सकती है। और इस शख्स की हिम्मत देखिए, इसकी जहमत देख लीजिए आप, कि ये कैसरे हिंद जमीन के म्यूटेशन करवाने के लिए भी अंचल कार्यालय पहुंच जाता है, और उसके बाद इसने किसी को चूना भी लगा दिया है। और इसने चूना लगा दिया, चूना जिनको लगा है वो सीधे साधे शख्स नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि उन्होंने रजिस्ट्री करवाई और इस जमीन की रजिस्ट्री हो गई। बड़ी अजीब सी बात है।
जी हाँ, उसी पॉइंट पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसी पॉइंट पर सब रजिस्ट्रार को यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि जमीन चूंकि बहुत ही बेशकीमती जमीन है, मुख्यमंत्री आवास के ठीक सामने की जमीन है और निश्चित तौर पर सुरक्षा मानकों के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो यह जमीन बेहद खास है। ऐसे में सब रजिस्ट्रार को यह जमीन की रजिस्ट्री करते समय यह चिन्हित करना चाहिए, क्योंकि उनके पास एक नक्शा प्रॉपर जाता है जिसमें संबंधित जमीन को डिमार्क किया हुआ रहता है कि फला जमीन खरीदी या बेची जा रही है। तब भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि मुख्यमंत्री आवास के ठीक सामने की यह जमीन है। और निश्चित तौर पर एक अफगानी नागरिक, क्योंकि इंद्रदेव मुंडा जो हमारे पास अपनी पीड़ा लेकर पहुंचे, उन्होंने स्पष्ट रूप से दिखाया कि जो गुलाम सरवर हैं, जो फिलहाल रातू थाना क्षेत्र के हुरहुरी गांव में रह रहे हैं, वो एक अफगानी नागरिक हैं। यदि एक अफगानी नागरिक हैं तो वो सबसे पहले तो वो हिंदुस्तान में रह ही नहीं सकते, क्योंकि उनके वीजा की अवधि कब की समाप्त हो चुकी है। जैसा कि वीजा नंबर भी हमने दिखाया अपने दर्शकों को। वीजा की अवधि समाप्त होने के बावजूद एक अफगानी नागरिक खुलेआम हिंदुस्तान में न सिर्फ रह रहा है बल्कि यहाँ पर जमीन की खरीद फरोख्त के धंधे में भी शरीक है, जबकि एक विदेशी व्यक्ति यहाँ आकर के जमीन खरीद ही नहीं सकता। उसके लिए कई प्रकार की नियम है, प्रक्रियाएं हैं जिनसे होकर उसे गुजरना होता है। और इसके बाद ये न सिर्फ जमीन की खरीद फरोख्त के धंधे में लगा हुआ है बल्कि इसने तो वैसे भूखंडों को भी नहीं बख्शा जिनकी किसी भी कीमत पर खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती है। तो ये सारे बहुत बड़े सवाल हैं और इन सारे सवालों के जवाब मिलने चाहिए, जो फिलहाल मिलते नजर नहीं आ रहे हैं और सब रजिस्ट्रार अपनी जिम्मेवारियों से बचते नजर आ रहे हैं। अभिषेक, एक सवाल और है आकाश, एक सवाल और है। अब इस कहानी में एक तीसरा पहलू भी आता है इंद्रदेव मुंडा का। हालांकि हमें नहीं पता कि उनके पास इसके लिए अपने फेवर में क्या कागजात हैं क्या नहीं है, लेकिन एक स्थानीय शख्स हैं इंद्रदेव मुंडा। कई सालों से वहां पर अपनी छोटी सी दुकान भी लगाते हैं। वो चाट पकौड़ी, छोटी मोटी चाय वाय बेच करके वो अपना गुजर बसर करते हैं। मैं उनका जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने गुजारिश की थी कि जब भी आप इस जमीन की चर्चा करेंगे आप हमारा पक्ष जरूर रखिएगा। हालांकि आज हमने उनको बुलाया लेकिन वो नहीं आ सके किन्हीं कारणों से, क्योंकि उनका पक्ष रखना बहुत जरूरी है। उन्होंने बताया था कि वो बहुत गरीब है, यही जमीन उनके गुजर बसर का साधन है। तो उनका दावा है कि ये जमीन उनकी है। क्या आपसे उनकी कोई बात हुई थी? आपको लगता है कि हाँ उनका भी कोई दावा बनता है इस जमीन को लेकर के? अगर नहीं भी बनता है तो भी जांच तो होनी ही चाहिए। जी देखिए, जहां तक बात इंद्रदेव मुंडा की है तो इंद्रदेव मुंडा यदि उस जमीन पर, उस प्लॉट पर रह करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते चले आ रहे हैं और निश्चित तौर पर जब से हम लोग सीएम हाउस आना जाना कर रहे हैं तभी से देखते हैं कि उनकी चाय पकौड़ी की एक छोटी सी दुकान है। तो इस तरह से यदि कोई व्यक्ति रह रहा है तो अगर अनजाने में रह रहा है या अनजाने में उसने किसी से रजिस्ट्री करा ली है, और काफी पहले की बात है, चूंकि उस दौरान क्या प्रावधान थे ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है, तो चलिए उनका दावा, चूंकि दखलकार हैं, दखलकार का भी अपना एक दावा होता है, दखलकार की भी एक जिम्मेवारी बनती है, उनके लिए भी कुछ न कुछ सोचा जाना चाहिए। लेकिन ये सरकार का काम है कि वह इंद्रदेव मुंडा को कहीं अन्यत्र ट्रांसफर करके उन्हें बसाने का काम कर सकती है, उनके भरण पोषण का इंतजाम कर सकती है। लेकिन ये जमीन जो है किसी भी कीमत पर राज्य सरकार के पास भी ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि राज्य सरकार चाह करके भी इस जमीन को किसी को ट्रांसफर कर सके। केसरे हिंद जमीन को किसी को ट्रांसफर किया ही नहीं जा सकता है, बल्कि नियम तो यही है कि केंद्र सरकार जो भी भूमि का अधिग्रहण करती है, जिस भी भूमि का केंद्र सरकार अपने स्तर से जिस भी जमीन का अधिग्रहण करती है, वो जमीन चाहे पहले उसका नेचर कुछ भी रहा हो, बाद में केंद्र सरकार द्वारा अधिग्रहित किए जाते ही जमीन का नेचर बदल जाता है और वो केसरे हिंद जमीन हो जाती है, यानी कि भारत सरकार की जमीन हो जाती है। आप देख लें, जितने भी रेलवे ट्रैक्स हैं, सारे रेलवे ट्रैक्स की जो जमीन है वो केसरे हिंद की जमीन है। हालांकि पूरे देश में अंग्रेजों के जमाने में रेल के इतने सारे ट्रैक्स नहीं थे, लेकिन अब हैं, तो ये सारे जमीन केसरे हिंद हो गए। चाहे आप एनएच की बात कर लें, नेशनल हाईवेज की, नेशनल हाईवे के लिए भी जिन जिन भूखंडों का सरकार ने अधिग्रहण किया, जो भी जमीन केंद्र सरकार द्वारा, मैं जोर देकर कह रहा हूं केंद्र सरकार द्वारा अधिग्रहित किया गया, वो केसरे हिंद हो गया। अब आइए हम एचईसी की बात करते हैं।
एचईसी की जमीन केसर हिंद की जमीन नहीं है, क्योंकि एचईसी की स्थापना के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से जमीन मांगी थी और राज्य सरकार द्वारा उस इलाके में एचईसी की स्थापना के लिए जमीन का अधिग्रहण किया गया था। इसलिए एचईसी की जमीन पर यह बात लागू नहीं होती। तो केसर हिंद को लेकर के बहुत ही सुस्पष्ट राय है, सुस्पष्ट बातें हैं, जिनसे यह साफ हो जाता है कि केसर हिंद का महत्व क्या है। तो आप देख लीजिए, यहाँ रांची में आयकर भवन है, आयकर भवन बना हुआ है। वह आयकर भवन भले ही बाद में बना हो, उसका निर्माण भले ही बाद में हुआ हो, लेकिन वहां पर आयकर भवन के निर्माण होते ही वह जमीन केसर हिंद नेचर की जमीन हो गई, यानी कि उस जमीन की मालिक भारत सरकार हो गई। तो भारत सरकार को भी यहाँ के भूमाफियाओं और अधिकारियों ने नहीं बख्शा। भारत सरकार के साथ भी यहाँ पर खिलवाड़ किया गया। यानी कि ये यही दर्शाता है कि यहाँ के अधिकारी और भूमाफियाओं की गठजोड़ खुद को इतना ज्यादा ताकतवर समझती है कि उसे केंद्र सरकार की भी परवाह नहीं है। वो अपनी मर्जी से जब चाहे, जैसे चाहे, जो चाहे जमीन बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, दूसरे को चूना लगा सकते हैं, जैसा कि इस मामले में हमें नजर आ रहा है। जैसा कि बता रहे हैं हमें तुलसी प्रसाद केजरीवाल जिनका स्टेटमेंट भी हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि मैंने केसर हिंद के बारे में नहीं सुना और अब भी मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं जानता हूँ। हो सकता है एक आम आदमी है, उनके लिए केसर हिंद जमीन को जानना बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन एक सब रजिस्ट्रार के लिए तो यह बेहद जरूरी है कि वह जाने, और फिर उन अधिकारियों के लिए तो यह बेहद जरूरी है कि कैसे एक अफगानी नागरिक हिंदुस्तान में खुलेआम न सिर्फ रह रहा है बल्कि जमीन की खरीद फरोख्त कर रहा है और केंद्र सरकार को भी चूना लगा रहा है, जबकि उसकी वीजा अवधि कब की समाप्त हो चुकी है। तो ये सारे बड़े बड़े सवाल हैं, इन सारे बड़े बड़े सवालों का जवाब मिलना चाहिए और दोषियों के विरुद्ध सरकार को कठोर से कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए। यहाँ राज्य सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है, चूंकि सब रजिस्ट्रार राज्य सरकार के एम्प्लॉई हैं और राज्य सरकार का कोई एम्प्लॉई अगर इस तरह से केंद्र सरकार के साथ धोखाधड़ी करता है तो राज्य सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कठोर से कठोरतम कार्रवाई करे। लेकिन अब तक इस मामले में कुछ नहीं हुआ है। बहरहाल हम ये उम्मीद जरूर कर सकते हैं कि खबर के प्रसारण के बाद इस पर सरकार एक्शन लेगी, और चूंकि जमीन सीएम हाउस के ठीक सामने का है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन चीजों को लेकर के काफी संजीदा हैं, तो इसलिए यह उम्मीद की जा सकती है कि बहुत जल्द इस पर सरकार एक्शन लेगी, एक्शन में मोड में आएगी। लेकिन फिलहाल तो सब गुड़ गोबर हो चुका है। एक आखिरी सवाल आकाश, ये मामला क्लियर तौर पर 420 का नजर आता है, 420 का नजर आता है। इसमें जिस शख्स ने जमीन खरीदी है असल में उसे ठगा गया है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज नजर आता है ऐसा भी है कि इस जमीन की रजिस्ट्री में भ्रष्टाचार हुआ है, क्योंकि ये मानने की बात ही नहीं है कि रजिस्ट्रार ने बिना कागज देखे हुए इस जमीन की रजिस्ट्री की होगी। और अगर उन्होंने बिना कागज देखे हुए आंख बंद करके जमीन की रजिस्ट्री की है तो इतना तो तय है कि आंख बंद करने के एवज में भी रजिस्ट्रार ने कुछ लिया होगा। हम इसके पुख्ता तौर पर नहीं कहते, हम सिर्फ संभावना जता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है और ऐसा हुआ होगा, क्योंकि एक केसर हिंद की जमीन की रजिस्ट्री हो गई है। एक शख्स है जो कि खुद जो अफगानिस्तान का रहने वाला है, क्लियर तौर पर वो शख्स फ्रॉड है, गुलाम सरवर फ्रॉड है। अब वो अफगानिस्तान का रहने वाला है, वो यहां जमीन कैसे बेच सकता है? जिस शख्स ने खरीदा उसके साथ फ्रॉड हुआ है। सबसे पहले तो उस शख्स को जाकर के एक 420 का मामला दर्ज करवाना चाहिए, इसकी तो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और दूसरी जांच एसीबी को करनी चाहिए कि आखिर ये जमीन रजिस्टर हुई कैसे। ये तो क्लियर तौर पर एसीबी का मामला है, निगरानी का मामला है। आकाश जी देखिए, मैं तो कहता हूं कि ये सिर्फ 420 का ही मामला नहीं है, बल्कि ये 120B का भी मामला बनता है, जिसे हम सामान्य भाषा में राजद्रोह कहते हैं, क्योंकि ये राष्ट्र के साथ द्रोह किया गया है। केंद्र सरकार की जमीन की खरीद फरोख्त की गई है, तो यह सीधे सीधे सिर्फ 420 तक सीमित नहीं रह जाता है, बल्कि राष्ट्रद्रोह का मामला बनता है। 120B के तहत आईपीसी की, इंडियन पैनल कोड की धारा 120B के तहत ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए। और इसकी जांच एसीबी या दूसरी जांच एजेंसियां भी नहीं कर सकती हैं। इसकी जांच तो सीधे सीधे एनआईए को करना
होना चाहिए, क्योंकि गुलाम सरवर एक अफगानी नागरिक है और एक अफगानी नागरिक इस तरह से राष्ट्र के साथ द्रोह कर रहा है और इसमें राज्य सरकार के अधीनस्थ काम करने वाले अधिकारी संलिप्त पाए जा रहे हैं। तो ऐसे में एनआईए को अब इस पर एक्शन लेना चाहिए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को इस पर एक्शन मोड में आना चाहिए और सीधे सीधे उसे हस्तक्षेप करना चाहिए। केंद्रीय जांच एजेंसियों से इसकी जांच कराई जानी चाहिए। अभिषेक, चलिए आकाश, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। इस मामले की जांच इसलिए होनी चाहिए क्योंकि आप अंदाजा लगाइए कि यह कितना गंभीर मामला है। आप अंदाजा लगाइए कि एक शख्स है जो अफगानिस्तान का रहने वाला है, वो भारत में रह रहा है वीजा पासपोर्ट एक्सपायर हो जाने के बाद भी, और सबसे बड़ी बात कि वो सिर्फ रह नहीं रहा है, यहां पर वो ठगी का खेल भी खेल रहा है। यहां पर वो केंद्र सरकार की कैसर हिंद जमीन बहुत आसानी से बेच दे रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि इसकी पहुंच कैसी है। आप अंदाजा लगाइए कि वो क्या कुछ नहीं कर सकता है। कितना गंभीर मामला है, आप अंदाजा लगा सकते हैं तो लगाइए। बहुत गंभीर मामला है ये, और उससे भी ज्यादा इसका कॉन्फिडेंस देखिए कि ये जमीन सीधे मुख्यमंत्री आवास के सामने है। आप अंदाजा लगाइए कि इस आदमी का दुस्साहस कितना है कि मुख्यमंत्री आवास के सामने की जमीन ये बेच देता है। और उससे भी ज्यादा दुस्साहस आप देखिए उन भ्रष्टाचारियों का है जिन्होंने इस जमीन की रजिस्ट्री कर दी मुख्यमंत्री आवास के ठीक सामने। क्या इस मामले में सरकार को संज्ञान नहीं लेना चाहिए? क्या यह मामला राजद्रोह का नहीं है? क्या इस मामले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसियों से नहीं होनी चाहिए? यह कितना गंभीर मामला है, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। केंद्र सरकार की वो जमीन जिस पर रेलवे की जो पटरियां वो बिछती हैं, जिसमें नेशनल हाईवेज बनती हैं, वो जमीन जिस पर केंद्र को अपना कोई कार्यालय खोलना था, केंद्र की जमीन थी, और उस जमीन को बड़ी आसानी से बेच दिया गया। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। बहुत आसानी से इस जमीन की रजिस्ट्री हो गई, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। कितना अजीब मामला है, आप अंदाजा लगाइए। कितना बड़ा मामला है, अंदाजा लगाइए। इसका संज्ञान लीजिए, इस पर जांच कीजिए, बहुत जरूरी है ये, क्योंकि ऐसे मामलों में जांच करके नतीजे देने से ही आपका इकबाल बुलंद रहेगा। अपने इकबाल को और बुलंद कीजिए, हम तो यही उम्मीद करते हैं। यहाँ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कई और खबरें दिखाएंगे और खाता नंबर 119 की तस्वीर भी दिखाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक।